brought to you by 5paisa.com. Download the app now. नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। मेरे साथ फ्रेम में अंशुमान जी हैं। ये है खर्चा पानी। अंशुमान जी कैसे हैं और खर्चा पानी में खबरें क्या क्या है? खर्चा पानी में आप सबका स्वागत है सिद्धांत। और कल सारे लोगों की उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया आई। कल तो हमको लग रहा था कि नेटवर्क की जो स्थिति थी उसमें हम खर्चा पानी रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, पर किसी तरह वो रास्ते से, कैफे से उसका रास्ता मिल गया। आज हमारे पास पेट्रोल से, ऑयल सेक्टर से दो तीन बड़ी खबरें हैं जो एक साथ आ रही हैं, जिन पर हम चर्चा करेंगे। एक तो सबसे महत्वपूर्ण है कि ओपेक देशों की बैठक होने वाली है, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। खासतौर से दुनिया की नहीं बल्कि भारत जैसे देशों की निगाहें सबसे ज्यादा हैं, जिन्हें जो कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से परेशान है, और भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इसके साथ जुड़ी एक और खबर है, और क्रिप्टो की दुनिया से कुछ बेहद उठापटक भरी रोमांचक खबरें आ रही हैं, जिन पर हम आज चर्चा करेंगे। पेट्रोल, डीजल, धर्मेंद्र प्रधान, ओपेक कंट्रीज, तमाम चीजें हैं, उस पर बातचीत, और उसके बाद क्रिप्टो पर थोड़ी बातचीत। पहली खबर पेट्रोल डीजल से जुड़ी है। 1 जुलाई को ओपेक, जो तेल उत्पादक देशों का एक समूह है, ओपेक कंट्रीज, वो 1 जुलाई को बैठक होगी, यानी कल होगी वो बैठक। उस बैठक के पहले धर्मेंद्र प्रधान, पेट्रोलियम मिनिस्टर, उन्होंने एक दो बड़ी बातें ओपेक कंट्रीज से कही हैं, जो उन्होंने यहाँ पर इंडियन मीडिया के साथ शेयर किया। आई एम कोटिंग बिजनेस स्टैंडर्ड और नहीं, माफ कीजिएगा, मैं यहाँ पे द हिंदू को और इंडियन एक्सप्रेस दोनों को पैरेलली कोट करूंगा। इंडियन एक्सप्रेस की खबर बताती है कि उन्होंने मंगलवार की बातचीत में कहा है ओपेक कंट्रीज के साथ कि एक्सपेक्ट दैट क्रूड ऑयल प्राइसेस वुड सोबर आफ्टर द नेक्स्ट मीटिंग। 1 जुलाई के बाद उनकी कीमतों में थोड़ा सा ठहराव, थोड़ा सा स्थायित्व आएगा। जो उनका स्टेटमेंट है, वो उन्होंने कहा है कि today's price is a very challenging one, but still I'm persuading my producer states that I have had very good discussion with OPEC, and OPEC meeting is supposed to be there in next few days, and I hope the price will be a little bit sober. That's our expectation. ये उन्होंने कहा है। ये भी कहा है कि जो सस्ता तेल था, रिफाइनरीज में रखा था, फ्लोटिंग स्टोरेज में रखा था, पाइपलाइन में जो रखा था, वो सारा जो सस्ता तेल था वो सारा यूज्ड अप हो चुका है, ऐसा धर्मेंद्र प्रधान ने बताया है। अब यहाँ पे द हिंदू की खबर जो है, उसमें एक और चीज है जो शायद इंडियन एक्सप्रेस की खबर में मुझसे मिस हो गया, उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन बहरहाल खबर तो खबर है। Ahead of critical OPEC meeting on July 1, धर्मेंद्र ने यह भी कहा है कि he's persuading oil exporting countries to moderate surging oil prices and warned that high prices would push the country to tap alternative petroleum import sources such as Iran. अंशुमान जी, वो तो एक तरफ कह रहे हैं कि एक तरफ एक्सपेक्टेशंस हैं कि भाई प्राइसेस कुछ कम आएंगे, और दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि वो भारत अल्टरनेटिव सोर्सेस की तरफ देखेगा। आपकी प्रतिक्रिया और साथ में मेरा सवाल कि अल्टरनेटिव सोर्सेस की तरफ देखने का समय पहले नहीं आ सकता था? जब भी कभी देखिए, सरकार के पास सिद्धांत पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर बड़े रिपीटेड और बड़े घिसे हुए तर्क हैं। मतलब कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, जो अज्ञे ने लिखा था ना कि वो परिस्थिति है, वही वो घिसे हुए तर्क हैं। अल्टरनेटिव सोर्सेस पहले से अवेलेबल हैं, पर क्या उनसे इंपोर्ट करके भारत में कच्चे तेल की कीमतें सस्ती हुई हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें सस्ती हुई हैं? हमने पिछली बार ये देखा था कि जब क्रूड की कीमतों में बढ़ोतरी हुई तो सरकार ने कहा था हमने यूएस से इंपोर्ट बढ़ाया है, अरब से इंपोर्ट कम कर दिया है। पर तेल की कीमतों का अर्थशास्त्र इतना स्पष्ट है कि आप सस्ता भी खरीद लें तब भी भारत की कंपनियों को, जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे, ओएनजीसी और ऑयल इंडिया को भी सरकार उसी कीमत पर तेल का पैसा देती है जिस कीमत पर वो इंपोर्ट करती है। तो उस बेंचमार्किंग के कारण अगर आप सस्ता तेल खरीद भी लाएंगे तो भारत में लोगों के लिए कीमतें कम नहीं होंगी, क्योंकि कीमतें ऊंची रहेंगी। तो ये जो अल्टरनेटिव सोर्स है, ये एक तरीके का ध्यान विचलन की व्यवस्था है कि आप दूसरी तरह से सोच सके। ओपेक देशों की बैठक पर सबकी निगाह है। कल हमने क्रूड के मार्केट में ओपेक देशों की बैठक के 24-48 घंटे पहले थोड़ी सी नरमी देखी। 73-74 के आसपास ब्रेंट की प्राइस दिखाई दी। बाजार का यह मानना है कि ओपेक देश तत्काल उत्पादन में कोई बड़ी बढ़ोतरी करने नहीं जा रहे हैं। जो चार्ट है, जिस चार्ट से हम पढ़कर जान पाते हैं कि क्रूड की कीमतों के पैटर्न क्या बन रहे हैं, उस चार्ट में भी क्रूड की कीमतों में किसी तेज गिरावट की संभावना नहीं दिखाई दे रही। दुनिया के क्रूड बाजार मान रहे हैं कि ओपेक का जो अपना
उत्पादन बढ़ोतरी कार्यक्रम है जो कि ग्रेजुअल है, जो क्रमशः है, जो मांग बढ़ने के साथ होगा, वो उस पर कायम रहेंगे। वो ऐसी स्थिति में नहीं होंगे कि वो तत्काल उत्पादन में बड़ी बढ़ोतरी कर दें, जिसकी इच्छा, मंशा, उम्मीद भारत के पेट्रोलियम मंत्री ने जाहिर की और ये कहा है कि हमें उम्मीद है कि ओपेक देश पेट्रोलियम की कीमतों को कम करने में मदद करेंगे। ऐसा नहीं लगता। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कच्चे तेल के बाजार की डायनामिक्स या मैट्रिक्स भारत के पक्ष में नहीं जा पा रही है। इसके अपने डिप्लोमेटिक वजहें और कारण भी अलग हो सकते हैं, पर कच्चे तेल के बाजार में अमेरिका भी अब कीमतों में बढ़ोतरी के पक्ष में दिखता है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका की इकोनॉमी में ऑयल सेक्टर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और हमने पिछले एक साल की मंदी के दौरान सिद्धांत अमेरिका में बहुत सारी तेल कंपनियों को डिफॉल्ट होते देखा, बैंक्रप्सी में जाते देखा। अब अमेरिका इस स्थिति में पहुंच चुका है जहां वो अंतरराष्ट्रीय बाजार में महंगा तेल बेच सकता है और अपने देश के भीतर तेल की कीमत सस्ती रख सकता है, क्योंकि अमेरिका पिछले 3-4 सालों में तेल के या कच्चे तेल के बड़े निर्यातक के रूप में उभरा है, जो कि करीब 1 दशक पहले या 1.5 दशक पहले आयातक हुआ करता था। और उसकी एक्टिविटी, स्ट्रेटेजिक एक्टिविटी जो मेना रीजन है, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका या गल्फ का रीजन जिसको आप करते हैं, नॉर्थ अफ्रीका कहते हैं या गल्फ के रीजन में, वहां जो एक्टिविटीज थी वो सीमित इसलिए हुई क्योंकि अमेरिका ने अपने आप को ऑयल रिसोर्सेज में आत्मनिर्भर बना लिया था। तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना लगातार बनी हुई है। वो ट्रेंड बना हुआ है। उससे नीचे जो ब्रेकडाउन लेवल है वो 70 से नीचे जाने की संभावना नहीं है, बल्कि 72 से नीचे जाने की संभावना अभी फिलहाल नहीं दिखाई दे रही, जब तक कि कोई बहुत बड़ी कोविड की लहर ना आ जाए। जैसे मान लीजिए अगर कोविड की तीसरी वेव की क्राइसिस बड़ी होती है तो कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आएगी, और अगर इकोनॉमी रिकवरी के मोड में है पूरी दुनिया की तो कच्चे तेल की कीमतें वहीं रहेंगी। ओपेक देश बहुत समय बाद कच्चे तेल की मंदी से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी अपनी अर्थव्यवस्थाएं बुरी तरह टूटी हुई हैं तेल उत्पादक देशों की, वो इससे बेहतर मुनाफा कमाने की कोशिश करेंगे। भारत को जो कूटनीतिक प्रयास करने हैं वो करने का यही समय है। आप ईरान से लाइए या आप रशिया से लाइए या आप किसी दूसरे देश से लेकर आइए, लेकिन लेकर आकर उसका असर पेट्रोल पंप पे बढ़ने वाली कीमतों पर दिखाई देना चाहिए। वो हमें नहीं दिखता है। तो इस तरह से ये विवशता बड़ी स्पष्ट है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस में कोई बड़ी तेज कटौती या गिरावट अभी फिलहाल ओपेक देशों की बैठक के बाद नहीं दिखती। अब कल बैठक से क्या निकलता है, हमारी निगाह उस पर रहेगी। अच्छा अंशुमन जी, इसमें एक और अपडेट भी है। ओएनजीसी, अब एक तरफ वो धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि सारा जो हमारा रिपोजिटरी था वो सारा यूज अप हो चुका है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान एक तरफ ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लिमिटेड से कह रहे हैं कि अपने रिसोर्स होल्ड मत करिए, उनको अपने गैस रिजर्व जो है उनको दे होल्ड नीड टू बी मोनेटाइज्ड थ्रू जॉइंट वेंचर्स विद डोमेन एक्सपर्ट्स और द पाइपलाइन और द गवर्नमेंट विल टेक देम अवे एंड ऑक्शन। एक तरह से ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लिमिटेड को कड़े शब्दों में वो बोल रहे हैं कि या तो आप काम कीजिए या तो बाहर जाइए गेम से। यह महत्वपूर्ण खबर है और यह बयान पिछले 2 दिनों में दूसरी बार पेट्रोलियम मंत्रालय के तौर से आया और इसे हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। जो हमारे अपने जो पेट्रोलियम की कीमतों से प्रभावित होने वाला तबका है उसके लिए भी, और जो राजनीति और अर्थशास्त्र और ऊर्जा अर्थशास्त्र को करीब से देखने की रुचि रखते हैं उनके लिए भी। भारत में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी पेट्रोलियम मंत्री ने अपनी पब्लिक सेक्टर कंपनियों पर संसाधनों की जमाखोरी का आरोप लगाया। वो संसाधन क्या है? संसाधन ये है कि ऑयल इंडिया और ओएनजीसी ने बहुत सारे ऑयल फील्ड्स अपने पास सहेज रखे हैं, समेट रखे हैं, और उनमें से वो कच्चे तेल का उत्पादन नहीं करती हैं। कच्चे तेल के उत्पादन में गिरावट हो रही है। सरकार का यह कहना है कि अगर आप ओएनजीसी और ऑयल इंडिया इसमें से तेल नहीं निकाल रहे हैं तो आप हमें दीजिए, हम उनको प्राइवेट सेक्टर को बेच देते हैं। यहां एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट दिखाई देता है। आप जो प्रोटेक्शनिज्म पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को दिखाई देता था, वहां से सरकार अब डिस्परेट हो रही है। ऐसा लगता है कि तेल कंपनियों की जो ताकत है, पब्लिक सेक्टर तेल कंपनियों की ताकत है, वो सरकार की नीतियों से ज्यादा बड़ी हो चुकी है, ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। और इसलिए ये कहना तेल मंत्री का अपनी ही सरकारी कंपनियों से कि आपके पास जो ऑयल रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, जो ऑयल फील्ड्स पड़ी हुई हैं, या तो उनसे उत्पादन बढ़ाइए और या फिर उसे दूसरे को दीजिए, ये उस बेचैनी का नतीजा है। क्योंकि सरकार को पता है कि भारत में अगर उत्पादन नहीं बढ़ा तो हमारी आयात पर निर्भरता और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, अर्थव्यवस्था में डिमांड वापस लौटेगी, जैसे जैसे ग्रोथ आएगी वैसे वैसे फ्यूल की डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी। भारत की दोनों कंपनियों का कच्चे तेल का उत्पादन, जो कि कच्चे तेल उत्पादन करने वाली कंपनियां ओएनजीसी और ऑयल इंडिया, उनके उत्पादन में गिरावट आई है। जो पिछले साल का डेटा हमारे पास उपलब्ध है, उसके हिसाब से ओएनजीसी ने सिद्धांत 2020-21 में
में करीब करीब 20.2 मिलियन टन का क्रूड ऑयल प्रोड्यूस किया, जो उससे पहले के साल में 20.6 मिलियन टन था, और उससे पहले के साल में 21.1 मिलियन टन था। अब आप सोचिए कि भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी लगातार अपने कच्चे तेल के उत्पादन को घटा रही है और भारत का आयात बढ़ता चला जा रहा है। ये एक अजीब सी संगति है जो सरकार के आंख के नीचे हो रही है। ये उन ऑयल फील्ड्स की बात है जिनका ओएनजीसी इस्तेमाल कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस तरफ इशारा किया कि वो ऑयल फील्ड्स कहां हैं जो ओएनजीसी को पहले ही अलॉट कर दी गई थी या मिली हुई थी, उनका अगर उनका उत्पादन नहीं हो रहा तो उन्हें मोनेटाइज किया जाए। तो मुझे लगता है कि एक भूमिका है दो चीजों की। एक भूमिका यह है कि ओएनजीसी की क्षमता कितना ऑयल निकालने की है सरकार को पता है कि वो 20 मिलियन से 22 मिलियन टन के आसपास का क्रूड ऑयल प्रोड्यूस कर सकती है। इससे आगे जितनी भी ऑयल फील्ड्स हैं उनका प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, उन्हें निजी कंपनियों को देने के लिए सामने रखा जाएगा, क्योंकि इससे पहले के 3-4 राउंड सरकार ऑयल फील्ड्स को एनईएलपी के तहत, न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत निजी क्षेत्र को देने की कोशिश कर चुकी, बहुत कामयाबी नहीं मिली है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात है कि इसके तार आप बीपीसीएल के निजीकरण से भी जोड़ सकते हैं। पेट्रोलियम सेक्टर का में एक ढांचागत शिफ्ट लाने की कोशिश की जा रही है, बड़े कई सारे आयामों के साथ। पेट्रोल डीजल की कीमतों में टैक्स बढ़ाकर, बीपीसीएल के डिसइन्वेस्टमेंट की तैयारी करके, प्राइवेटाइजेशन की तैयारी करके, डिसइन्वेस्टमेंट नहीं एक्चुअली प्राइवेटाइजेशन की तैयारी करके उसमें सरकार अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने की कोशिश कर रही। और जो तेल खोज करने वाली कंपनियां हैं या कच्चे तेल का उत्पादन को निकालने वाली कंपनियां हैं, उनसे उनकी सरप्लस रिजर्व कैपेसिटी को लेकर प्राइवेट सेक्टर को देने की ये संकेत इस पूरे बयान से हमें मिलता है। और जरूरी नहीं है, मतलब जरूरी क्या, जाहिर है कि केवल धर्मेंद्र प्रधान ही बयान नहीं देते हैं, प्रदेशों के ऊर्जा मंत्री भी बयान देते हैं। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर, उनका बड़ा हास्यास्पद बयान है कि तेल के दाम बढ़े हैं तो साइकिल चलाइए। मतलब से क्या ही कहा जाए। और तेल को लेकर बहुत ही अनरेगुलेटेड और बेहद ही कंफ्यूजन भरी पॉलिसीज हमारे बीच चल रही है। पॉलिसी कंफ्यूजन सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर है, पर मंत्रियों के अपनी समझ कितनी है और वो अर्थव्यवस्था को कितना समझते हैं और फ्यूल इकोनॉमी को कितने करीब से समझते हैं, ये सब उसका उदाहरण है। पर इसमें कहीं ना कहीं बहुत और तो छोड़िए, जानकारी और समझ के लिए तो मंत्रियों को भी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी वो जान पाएंगे कि ऑयल इकोनॉमी क्या होती है। पर संवेदनहीनता ज्यादा दिखती है। महंगाई के समय जब लोगों की जिंदगी पर असर हो तो कम से कम मंत्रियों को अगर पता नहीं है तो संवेदनशील तो होना चाहिए ऐसे वैसी ही बात है। ये वैसी ही बात है जैसे तेल के दाम बढ़े और अब बोली अरे इलेक्ट्रिक व्हीकल पे सब्सिडी मिल रही है। अगली खबर क्रिप्टो से जुड़ी। क्रिप्टो को लेकर हमने और अंशुमान जी ने बहुत मौकों पे बहुत सारी बातचीत की। क्या कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं, क्या क्या हुआ है देश में, क्या क्या होने वाला है, तमाम चीजें, रेगुलेटरी मेजर्स उठाए गए। लेकिन जब रेगुलेटरी मेजर्स उठाए जाने हैं, जब इसकी बहस चल रही है इंडिया और आरबीआई की तरफ से एक अघोषित किस्म का नोट धीरे धीरे बैंकों के पास पहुंचा है कि क्रिप्टो में अपने रिस्क पे डील करो, तो उसी समय ब्रिटेन से एक खबर आती है कि ब्रिटेन ने क्रिप्टो का रेगुलेशन शुरू किया। क्रिप्टो पे कि यार उनको एक ढांचे के तहत लाया जाए कि ताकि सबकी जवाबदेही बनी रहे। क्रिप्टो का रेगुलेशन शुरू किया। क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो हैं वहाँ के वो भग लिए, का उन्होंने कहा साहब हाथ पीछे खींच लिए, और एक या दो क्रिप्टो एक्सचेंजेस नहीं, बहुत सारे क्रिप्टो फर्म्स जो हैं उन्होंने पुल आउट कर लिया। रॉयटर्स की खबर है कि डेटा ऑन रजिस्ट्रेशन शोज द नंबर व्हिच हैव बीन डिच्ड हैज जंप्ड बाय अ क्वार्टर इन लेस देन अ मंथ। एन एफसीए स्पोक्सपर्सन, एफसीए यानी फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी जो वहाँ की है, said on Monday, adding that Binance withdrew its application in mid-May without giving further details. क्या है अंशुमान जी, क्या समझा जाए, कैसे समझा जाए? बहुत कुछ समझने लायक है। पूरी दुनिया में क्रिप्टो क्रैकडाउन शुरू हो गया है और ये स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है, और इस पर चर्चा हम लगातार कर रहे थे। क्रिप्टो एंथुसियास्ट जो थे उनको हमें आगाह करने की, चेताने की कोशिश कर रहे थे कि क्रिप्टो में दुनिया भर के रेगुलेटर्स असहज हो रहे हैं। उन्हें इसकी वित्तीय वैधता, इसकी प्रासंगिकता और इससे जुड़े और सारे मुद्दों में कई जगह बहुत सारे ग्रे एरिया दिखाई दे रहे हैं।
शुरुआत चाइना से हुई थी, चाइना पे हम बाद में आएंगे। आज हमारे पास क्रिप्टो में क्रैकडाउन के 3 बड़े हिस्से और दुनिया के 3 अलग-अलग कॉन्टिनेंट्स में हो रहा है। और चूंकि क्रिप्टो एक ग्लोबल एसेट है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है, तो वो चाहे नॉर्वे में हो या साउथ अफ्रीका में हो या चाइना में हो या यूके में हो, असर सारे इन्वेस्टर्स पे पड़ता है। यूके जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज का दुनिया में हब है, दुनिया में जितनी ज्यादा फाइनेंशियल ट्रेडिंग, मैक्सिमम फाइनेंशियल ट्रेडिंग यूके से होती, खासतौर से लंदन से होती। लंदन का एक 1 स्क्वायर माइल एरिया है जो दुनिया में फाइनेंशियल बिजनेस का सबसे बड़ा सेंटर है, क्योंकि वहां से ही आपको हेज फंड्स काम करते हैं, वहां से ही सारे फंड्स काम करते हैं। वो देश जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की हर अपॉर्चुनिटी को, अपने यहां हर अवसर का लाभ उठाना चाहता है, उसकी फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी ने क्रिप्टो फर्म्स पर बहुत सख्त नियम तय करने शुरू कर दिए हैं। उसका नतीजा यह हुआ कि कम से करीब 64 फर्म ने, 64 क्रिप्टो करेंसी फर्म्स ने अपनी एप्लीकेशन, जो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन थी, उसको विड्रॉ कर लिया। उसमें चीन की उस कंपनी का नाम भी है जिसका नाम आपने जिक्र किया है। फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी ने एक नए तरीके के ट्रांसपेरेंट रेगुलेशन के तहत क्रिप्टो कंपनी से सवाल जवाब करने शुरू किए हैं, उनके कामकाज के तौर तरीके परखने शुरू किए हैं, उनके ऊपर डिस्क्लोजर के नए तरीके लगाने शुरू किए हैं। और इसलिए उसका नतीजा है कि करीब 64 फर्म्स जो लंदन से ट्रेड करना चाहती थी या यूके से ट्रेड करना चाहती थी, वो बाहर निकल गई हैं। इसका जो मैसेज है, मेरी जब क्रिप्टो के कुछ डीलर से या बाकी लोगों से बात हो रही थी इस खबर को देखने के बाद कल शाम को, इसका मैसेज यूरोप के जो क्रिप्टो मार्केट में काफी खलबली है, काफी तहलका है। क्योंकि अगर यूके, जो कि ज्योग्राफिकली दुनिया के दोनों कॉन्टिनेंट में ट्रेड करने के लिए बना है, क्योंकि वहां पर लोग दिन में उस साइड ट्रेड करते हैं और नाइट में इस साइड में ट्रेड करते हैं, वहां अगर फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी सख्ती करती है तो जो बाकी फाइनेंशियल मार्केट है, ज्यूरिख है, जिनेवा है, फ्रैंकफर्ट है, और जो यूरोप के बाकी फाइनेंशियल मार्केट है, वहां भी ऐसी ही सख्ती होने की संभावना है क्रिप्टो पर। यह बड़ी खबर थी। दूसरी महत्वपूर्ण खबर जो हमारे पास आई है सिद्धांत, वो साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका ने अपने यहां क्रिप्टो के थ्रू जो फंड्स का ट्रांसफर होता था ओवरसीज एक्सचेंजेस को, उसको बैन कर दिया है और इसके ऑफेंडर्स को जेल में डालने का आदेश दे दिया है। तो अभी एक तीसरा कॉन्टिनेंट है जो, और साउथ अफ्रीका एक बड़ा मार्केट है, फाइनेंशियली, और एक बड़ी इकोनॉमी है, वहां पर भी क्रिप्टो पे क्रैकडाउन और क्रिप्टो एसेट्स के ट्रांसपेरेंसी के सवाल शुरू हो गए। ये खबर हमको bitcoin.com ने बताई है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट सूचना हमारे पास आती है, वो आती है कि चीन का सबसे पुराना क्रिप्टो एक्सचेंज, जिसको BTCC कहते हैं, वो चाइना के क्रैकडाउन के बाद बंद हो गया है। उसने कंफर्म कर दिया है कि अब वो क्रिप्टो के ट्रेडिंग बिजनेस में नहीं रहेगा। इस क्रैकडाउन की शुरुआत चाइना से पहले से ही शुरू हुई थी, और BTCC के जाने का मतलब है कि चाइना के क्रिप्टो बिजनेस में एक क्रिप्टो इकोनॉमी के सिमटने का संकेत है। और इस सब का नतीजा हमें जहां दिखाई देता है वो ये दिखता है सिद्धांत कि जून में दुनिया में क्रिप्टो एसेट्स 10% टूटी है। अक्रॉस द बोर्ड 10% क्रिप्टो एसेट्स टूटी हैं, और ये जनवरी के बाद उनका लोएस्ट नंबर है। तो भारत, अब लौटकर हम चाइना, यूके, साउथ अफ्रीका से बाहर लौटकर भारत की तरफ आते हैं। भारत में अभी भी वही भ्रम, वही कंफ्यूजन, वही रेगुलेटरी ओपेकनेस या रहस्य बना हुआ है। एक रेगुलेटर कुछ कहता है, दूसरा रेगुलेटर कुछ कहता है, सरकार एक बिल लाने की बात करती है, सरकार के मंत्री कुछ बयान देते हैं। हमें अभी भी स्पष्ट नहीं है कि भारत में क्रिप्टो एजेंसी करेंसीज को लेकर उनके रेगुलेशन क्या होंगे, उनके निवेश का की क्या स्थिति होगी। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए जो पूरी दुनिया से खबरें आ रही हैं, वो लगातार क्रिप्टो करेंसी की जो एसेट की जो वैल्यू है, जो एसेट माने या करेंसी माने, वो लगातार घट रही है और टूट रही है। ये क्रिप्टो मार्केट का हमारे सामने ताजा अपडेट है। हाँ, और जो भी नए अपडेट्स आएंगे इस तरह के या दूसरे भी, तो हम उनको आपके बीच में लाते रहेंगे। आप बने रहिएगा खर्चा पानी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी शिकायत, अपने सुझाव, अपने सवाल भी हमें लिख भेजिएगा सोशल मीडिया पे, चाहे हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में। हम देखेंगे, सुनेंगे, बात करेंगे। और अंशुमान जी को कुछ कहना है? एक सवाल कल आया मेरे पास, क्योंकि कल हमें लगा कि वो सवाल जरूर ले लेना जरूरी है, क्योंकि कल हमने आत्मनिर्भर पैकेज के दूसरे चरण पर बात की थी। तो मैं YouTube पे कमेंट पढ़ रहा था और किसी ने मुझसे प्रश्न पूछा कि पिछले आत्मनिर्भर पैकेज का क्या हुआ। हम भी तलाश रहे हैं यही सरकार हमें बताए कि पिछले आत्मनिर्भर पैकेज का क्या हुआ। हमें जितना पता चलता रहा है, वो हमने अलग अलग खबरों के माध्यम से, सर्वे के माध्यम से आपको बताया है कि सरकार की सर्वे मान रहे हैं कि 89% छोटे उद्योगों को उस पैकेज का कोई फायदा
ज्यादा नहीं मिला। आरबीआई का डेटा ये बता रहा है कि क्रेडिट का ऑफटेक नहीं बढ़ा, गारंटीज जिनको जो दी गई थी उस पैकेज में वो इन्वोक नहीं की गई। जिस सस्ते अनाज वितरण की बात है उसमें तरह तरीके की कंट्राडिक्टरी स्टोरीज आ रही हैं, कुछ राज्यों में ठीक चली है, कुछ राज्यों में सही नहीं चली है। तो वो जो ओवरऑल पूरा आत्मनिर्भर पैकेज था, अगर आप उसे बहुत थ्रेडबेयर जानकारी में ना भी जाएं तो आप उसका रिफ्लेक्शन कहीं एक जगह तो देख ही सकते हैं, और वो कहीं नहीं दिखता। या तो मैक्रो पिक्चर में हमें वो दिखाई दे कि नंबर भारत के इंप्रूव हुए, इकोनॉमी में डिमांड आई, या क्रेडिट का ऑफटेक बढ़ा, या बंद हुई कंपनियां दोबारा खुलना शुरू हुई। सरकारें घोषणा करने के बाद उनके अमल की कोई सूचना नहीं देती। ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसी कोई परंपरा, ऐसा कोई अच्छी परंपरा भारत की सरकारों ने नहीं डाली है। तो इसलिए हमें ये नहीं पता है कि उस पैकेज से कितना लाभ हुआ और कितने लोगों को मदद मिली, उसका कोई ऑथेंटिक डेटा नहीं है। लेकिन जहां से हमारे पास जो सूचनाएं आ रही हैं वो आपको जरूर बता रहे हैं, और आगे भी हम बताएंगे कि ये जो दूसरा पैकेज 6.3 लाख करोड़ रुपए का आया, इसका क्या हुआ आने वाले समय में। आप खर्चा पानी देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।